हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जनरल का लिस्ट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, उसके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, तो चैप्टर नेम इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें, हमें ये समझना होगा कि नेशनलिज्म क्या है। व्हाट इज नेशनलिज्म? तो देखिएगा यहाँ पर, नेशनलिज्म इज अ पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल आइडियोलॉजी। नेशनलिज्म क्या है? एक तरीके से पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल आइडियोलॉजी है दैट emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ ए शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी, हिस्ट्री, कल्चर एंड वैल्यू। जो कि किसी जो कि नेशनल आइडेंटिटी को, नेशनल हिस्ट्री को, नेशनल कल्चर को या नेशनल वैल्यू को, इन सभी की इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, कि यह क्या एक आइडियोलॉजी है जो कि नेशनल आइडेंटिटी को, नेशनल हिस्ट्री को, नेशनल कल्चर को या नेशनल वैल्यू को, सभी की इंपोर्टेंस को एम्फेसाइज करता है। इट promote द आइडिया दैट पीपल हु बिलोंग टू ए पार्टिकुलर नेशन। ये प्रमोट करता है एक ऐसा आइडिया जिसमें पीपल हु बिलोंग ए पार्टिकुलर नेशन, जिसमें पीपल जो है वो आपका एक पार्टिकुलर नेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर नेशन को बिलोंग करते हैं। ऑफन डिफाइंड बाय कॉमन लैंग्वेज, जो कि पहले किसी कॉमन लैंग्वेज से, कॉमन रिलीजन से या कॉमन ट्रेडिशन से या फिर कॉमन ज्योग्राफिकल बाउंड्री से रिलेट करते थे, डिफाइन करते थे। अब वो केवल लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन या बाउंड्री के अलावा भी, ठीक है, इन सब, ये पहले तो एक छोटा छोटा हिस्सा पार्ट है, ये लैंग्वेज, रिलीजन, ये है ना। तो इन सब को हटाकर एक बड़ी नेशन को हम बिलोंग कर रहे हैं अब। ठीक है, या एक पूरे नेशन को डिफाइन कर रहे हैं कि हम किसी एक नेशन से आते हैं, ना कि किसी एक लैंग्वेज के बेसिस पे हमको आप डिफाइन करो या रिलीजन के बेसिस पर हमको हमारे नेशन के बेसिस पर डिफाइन कीजिए। शुड बी यूनाइटेड, इससे क्या होता है? शुड बी यूनाइटेड, यूनाइटेड होता है, हैव सोवरेनिटी होती है एंड एक्सरसाइज सेल्फ डिटरमाइनेस। ठीक है, तो यूनाइटेड होते हैं, इससे क्या होता है? लोग आपस में यूनाइटेड होते हैं, है ना। हैव सोवरेनिटी, लोगों के पास में क्या आ जाती है? सोवरेनिटी आती है। एंड एक्सरसाइज सेल्फ डिटरमाइनेशन, और खुद को हम सेल्फ यानी कि खुद को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये है हमारा नेशनलिज्म, कि हमारे लिए किसी नेशन के प्रति एक फील होना, एक प्राउड फील करना उसके लिए। ठीक है, कि अब ये भी अलग अलग टाइप के हैं नेशनलिज्म। जैसे यहाँ पर आपकी बुक में तो खैर नहीं है इतना टाइप, लेकिन यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो फर्स्ट है आपका कल्चरल नेशनलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है? फोकसिंग ऑन प्रिजर्विंग एंड प्रोmoting नेशनल कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। इसमें क्या करते हैं? नेशन के कल्चर को, नेशन की लैंग्वेज को या नेशन के ट्रेडिशंस को, है ना, उसको प्रमोट करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, यानी कि इन चीजों पर ही फोकस किया जाता है, इनके प्रिजर्विंग के लिए, इनको प्रोमोट करने पर ही। ठीक है, सेकंड है आपका एथनिक नेशनलिज्म। एथनिक का मतलब होता है जाति से, है ना। तो एथनिक नेशनलिज्म में क्या है? कि असर्टिंग दैट ए नेशन इज डिफाइंड बाय इट्स शेयर एथनिसिटी। इसमें क्या होगा? किसी एक नेशन को डिफाइन किया जा सकता है शेयर्ड एथनिसिटी से। ठीक है, मतलब अगर उनकी एथनिसिटी जो है वो एक कॉमन है, तो उस नेशन को उसी से डिफाइन किया जाता है। और डिसेंड of often leading to the exclusion of those who don't share the same ethnic background। और descent of often leading to the exclusion, इसमें क्या होता है कि exclusion जो है वो आपका लीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। आदि those who don't share the same ethnic background, अगर वो सेम एथनिक बैकग्राउंड को शेयर नहीं करते हैं, एक जैसे एथनिक बैकग्राउंड को शेयर नहीं करते हैं आपस में, तो ऐसे लोगों को इससे दूर कर दिया जाता है, एक्सक्लूज कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविक नेशनलिज्म। इसमें क्या है भाई? देखिएगा, एम्पेसाइजिंग शेयर्ड वैल्यू। इसमें किसमें एम्पेसाइज किया जाता है? शेयर्ड वैल्यूज, शेयर सिटीजनशिप्स एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ओवर एथनिक और कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, एथनिक और कल्चरल आइडेंटिटी के अलावा उनकी वैल्यूज को, सिटीजनशिप को एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इसमें देखा जाता है ना। यानी सभी चीजों को यहाँ पर एम्पेसाइज किया जाएगा, जो भी हमारी वैल्यू होंगी सभी को एम्पेसाइज किया जाएगा। इसमें क्या, इन दिस व्यू एनीवन कैन बी ए पार्ट ऑफ नेशन। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि कोई भी नेशन का पार्ट
हो सकता है इफ दे एक्सेप्ट द कोर वैल्यूज एंड लॉ ऑफ द कंट्री, अगर वो किसी कंट्रीज के लॉज को, उसकी कोर वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, अगर वो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको मानना शुरू कर देता है, ठीक है, तो वो नेशन जो है वो क्या है, आपका एक सिविक नेशनलिज्म होगा, ठीक है, मतलब उनके मन में जो है वो सिविक नेशनलिज्म, किस टाइप का नेशनलिज्म है, तो सिविक नेशनलिज्म है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म में क्या रहेगा कि एडवोकेटिंग फॉर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज टू सेफगार्ड नेशनल इंडस्ट्री एंड जॉब, यानी कि नेशनल इंडस्ट्री और जो नेशनल जॉब्स हैं उनकी, उनको जो पॉलिसीज है उनको का प्रोटेक्शंस करना, है ना, एडवोकेटिंग फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि उनके प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट करना उनको, तो इस टाइप की जहाँ फीलिंग देखी जाती है तो वहां पर होता है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यानी कि इंडस्ट्री और जॉब को बचाने के लिए जो काम किया जा रहा है वो है आपका इकोनॉमिक नेशनलिज्म। क्लियर। फिफ्थ है पॉलिटिकल नेशनलिज्म, इसमें क्या है, सीकिंग द इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी ऑफ ए नेशन, इसमें किसको सीकिंग किया जाता है, देखा जाता है इंडिपेंडेंस या फिर ऑटोनॉमी किसी भी नेशन की, किसी भी नेशन की इंडिपेंडेंस को देखा जाता है, ऑफन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेसिजन्स और रेस्टिंग एक्सटर्नल कंट्रोल, तो इसमें अक्सर क्या करते हैं सेसिजन के कॉन्टेक्स्ट। Question is, which regions were responsible for the rise of nationalism in Europe? Which region were responsible? ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म के राइज के लिए कौन कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल है, ये हम क्वेश्चन है। आंसर इज सेवरल रीजन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यहाँ पर कुछ रीजंस दिए गए हैं, सेवरल रीजंस हैं यहाँ पर जो यूरोप में जो नेशनलिज्म का राइज हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ओके, फर्स्ट रीजन इज फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से बिगिन हुआ था, तो 1789 से। इससे क्या हुआ, इंट्रोड्यूस द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रेंच रिवोल्यूशन ने हमें लिबर्टी का आइडिया, इक्वलिटी का आइडिया एंड फ्रेटर्निटी, ये सभी आइडियाज को से इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, विच इंस्पायर्ड पीपल अक्रॉस यूरोप, जिससे यूरोप के जो पीपल्स थे वो इंस्पायर्ड हुए थे। अब ये आइडियाज क्या क्या है, तो लिबर्टी, लिबर्टी वन टाइप से आप देखिएगा तो फ्रीडम को है ना, इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब सभी जो है वो इक्वल है, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और फ्रेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड से, फ्रेंडशिप से, यानी कि सभी क्या है, भाई लोग आपस में भाई बहन है, मिलजुल कर रहते हैं, तो इस तरीके के आइडिया को फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में हमको इंट्रोड्यूस किया गया। सेकंड रीजंस, नेपोलियनिक वॉर्स स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडिया, नेपोलियन वॉर्स में क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट आइडिया थे उसको स्प्रेड किया गया, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उसने क्या करे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, मतलब प्रशासनिक सुधार वगैरह भी उसने किए इन मैनी यूरोपियन रीजन, यूरोप के अलग अलग रीजन्स में। थर्ड, कॉमन लैंग्वेज एंड कल्चर, हेल्प पीपल, कॉमन लैंग्वेज और कल्चर ने क्या किया, हेल्प किया किसकी, पीपल की फील यूनाइटेड, यानी कि वो क्या फील कर सके, यूनाइटेड फील कर सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपस में ज्यादा मिलजुल कर रहने लग जाते हैं ना, तो वैसे ही क्या है कि जो सेम लैंग्वेज को और कल्चर को फॉलो कर रहे थे तो वो ज्यादा फील यूनिटी के लिए फील करते हैं एज वन नेशन, अपने आपको क्या समझते हैं, जैसे कि वो एक नेशन हो। अपोजिशन टू फॉरेन रूल्स, यानी अब ये अपोजिशन टू फॉरेन रूल में क्या है कि कुछ रीजन्स में क्या करते हैं कि जो फॉरेन के लोग हैं वो आकर यहाँ पर रूलिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब बाहर से आकर लोग यहाँ पर रूलिंग करते हैं, शासन करना शुरू कर देते हैं, तो उनको अपोज किया गया, उनका विरोध किया गया। तो मैनी रीजन्स लाइक जर्मनी, इटली, पोलैंड वांटेड इंडिपेंडेंस, ये जो रीजन, बहुत सारे जो रीजन्स हैं वो क्या चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे फ्रॉम फॉरेन एम्पायर से, यानी कि जो विदेश जो फॉरेन एम्पायर्स हैं, ठीक है, वो उन पर कंट्रोल ना करें, तो उससे क्या चाहते थे वो, इंडिपेंडेंस चाहते थे। क्लियर। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ यानी कि न्यू न्यू इंडस्ट्री
यहाँ पर लगनी शुरू हुई, स्टेब्लिश होनी शुरू हुई, तो उससे क्या हुआ, क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, इससे एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास क्रिएट हुई, बनी, ठीक है, दैट डिमांडेड, जिसकी डिमांड थी नेशनहुड की एंड पॉलिटिकल राइट्स की, यानी कि वो भी उनको एक नेशन मिले और उनको एक पॉलिटिकल राइट्स मिले। नेक्स्ट रीजन, स्प्रेड ऑफ इनलाइटमेंट आइडियाज, यानी कि इनलाइटमेंट जो आइडियाज थे उनको फैलाना। इससे क्या होता है, प्रोमोटेड इंडिविजुअल्स राइट, यानी जो इंडिविजुअल्स राइट थे वो प्रमोट हुए, डेमोक्रेसी प्रमोट हुई एंड नेशनल सेल्फ डिटरमाइनेशन प्रमोट हुआ। नेशनल सेल्फ डिटरमाइनेशन का मतलब कि हम क्या किसी नेशन के लिए अपने आप को प्राइड फील करते हैं ना, वैसे ही, तो इस तरह की जो फीलिंग थी वो लोगों के अंदर आई। नेक्स्ट, रोल ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स, तो राइटर्स एंड पोइट्स का भी अपना रोल रहा है यहाँ पर। प्रोमोटेड फीलिंग, इन्होंने फीलिंग को प्रमोट किया ऑफ प्राइड, है ना, प्राइड की जो फीलिंग है उसको प्रमोट किया, एंड यूनिटी को थ्रू लिटरेचर एंड हिस्ट्री, किसके थ्रू, लिटरेचर एंड हिस्ट्री, यानी कि नए नए पोएम, सॉन्ग्स, है ना, स्टोरी, ये सब लिखकर हिस्ट्री की बातें बताकर लोगों को उनको अपनी जो भी नेशन था उसके लिए प्राइड फील कराया उन्होंने, है ना, और साथ में यूनिटी के लिए भी प्रमोट किया। तो दिस फैक्टर टुगेदर क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी अमंग पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, क्या क्या स्टेप फ्रेंच रेवोल्यूशन द्वारा लिए गए थे, ठीक है, जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी थे, जो फ्रेंच के क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे, ठीक है, टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, क्या करने में, टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि एक सामूहिक पहचान या कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने में, डिफरेंट, जो कि अलग थी, फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल इन द प्रीसीडिंग सोसाइटी, जो कि प्रीसीडिंग सोसाइटी यानी कि जो पहली सोसाइटी थी उसकी आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग थी। तो ऐसे क्या क्या यहाँ पर स्टेप लिए गए फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा, जिससे पहले की आइडेंटिटी और बाद की आइडेंटिटी दोनों में एक डिफरेंस है वो हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए आंसर समझिएगा। The steps taken to create a sense of collective identity were different from the society which preceded in the following manner। यहाँ पर कुछ मैनर्स दिए गए हैं जिसमें जो स्टेप्स दिए गए थे उनको यहाँ पर बताया गया है। तो फर्स्ट है, अर्लियर द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, जो पहले सोसाइटी थी, जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा था कि जो पहली सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइड थी, है ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अब फर्स्ट और सेकंड थर्ड स्टेट में क्या था, फर्स्ट में आपके जो क्लर्जी थे वो आते थे, सेकंड वाले में नोबिलिटी आते थे, है ना, और थर्ड वाले में पीजेंट्स, आर्टिसंस, है ना, जो लो पर्सन्स थे वो सभी आ जाते थे थर्ड वाले में। तो इस तरीके का वहां पर डिवाइडेशन था उस समय, जबकि वेयर नाउ द एम्फेसिस वाज लेड ऑन कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ फादरलैंड। लेकिन अब जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है वो तो किस पर बेसिस है, फादरलैंड पर, नेशनल लैंग्वेज पर, नेशनल फ्लैग पर, यानी कि अब जो हमारी जो अब जो पहचान है लोगों की वो किसके बेसिस पर है, फादरलैंड, नेशनल लैंग्वेज एंड नेशनल फ्लैग, ना ही स्टेट के बेस पर। स्टेट के बेस पर कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। थर्ड, द प्रीवियस सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑटोक्रेटिक मोनार्की। तो जो प्रीवियस सोसाइटी थी वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की के लिए लॉयल थी, है ना, वो किस पर बेस्ड थी, वो उनके लिए लॉयल थी, जो मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम के लिए बेसिस थी। लेकिन वेयर इज नाउ, अब क्या है, इट वाज बेस्ड ऑन डेवोशन टुवर्ड द नेशन फॉर्म बाय द पीपल। अब जो नेशन प्यूपिल्स द्वारा फॉर्म किया गया है उसके बेस्ड, उसके बेस्ड ऑन डिवोशन, अब वो किस पर बेस्ड है, डिवोशन के बेस पर, यानी कि अब पहले तो ऑटोक्रेटिक मोनार्की के लिए लॉयल थे, अब क्या है, किसके लिए लॉयल है, वो तो हमारे अपने नेशन के लिए लॉयल है ना, वो अब किसी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एक नेशन को फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। People in the society were given equal rights under the constitution which were not there earlier। peoples in the society के जो peoples है उनको were given, दिए गए equal rights under the constitution में जो भी rights थे वो society को दिए गए which is were not there earlier, जो कि पहले नहीं थे।
तो इस तरीके के जो हमको कलेक्टिव आइडेंटिटी है पहले और बाद में, यानी कि रिवोल्यूशन से पहले और रिवोल्यूशन के बाद हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंच revolutions had a profound impact not only France but on the entire world review। फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, नॉट ओनली ऑन फ्रांस, केवल फ्रांस पे नहीं, बट ऑन द एंटायर वर्ल्ड, यानी कि पूरे एंटायर वर्ल्ड पर, यानी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आंसर, यस, द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड ए डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। फ्रेंच का बहुत गहरा, डीप यानी कि गहरा, एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट फ्रांस पर देखने को मिलता है, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में भी। इट इंट्रोड्यूस पावरफुल आइडिया, क्योंकि इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, पावरफुल आइडिया, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि इन आइडिया से इंट्रोड्यूस कराया था फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। तो वही विच इंस्पायर्ड पीपल अक्रॉस यूरोप, जिससे यूरोप के जो पीपल्स थे वो काफी इंस्पायर हुए थे, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के जो दूसरे पार्ट्स हैं वहां पर भी ये जो पीपल्स हैं वो इनसे इंस्पायर्ड हुए हैं। टू फाइट अगेंस्ट मोनार्की एंड जस्टिस, जिसके रीजन में क्या हुआ, जिसके कोशिश में क्या हुआ कि जो मोनार्की है और इनजस्टिस सिस्टम है, ठीक है, इसके अगेंस्ट लोगों ने फाइट करना शुरू कर दिया। द रिवोल्यूशन एंडेड फ्यूडलिज्म इन फ्रांस, फ्रांस में रिवोल्यूशन ने जो फ्यूडलिस्ट सिस्टम था इसको एंड कर दिया, एंड लीड टू द राइज ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ पर डेमोक्रेसी के राइज को लीड किया, मतलब उसको बढ़ा दिया, मतलब डेमोक्रेसी को यहाँ पर राइज ऑफ डेमोक्रेसी को इंक्रीज करा गया। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसने जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे उनको भी इन्फ्लुएंस किया इन कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में, जैसे इटली, जर्मनी एंड इंडिया। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन बिकेम ए मॉडल फॉर ह्यूमन राइट्स, जो राइट्स ऑफ मैन को डिक्लेयर किया है ना, जो राइट्स होते हैं मैन के, उनको डिक्लेयर किया गया यहाँ पर, जिससे ये एक मॉडल बन गए ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए एक मॉडल बन गए अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरे ग्लोब में। इन शॉर्ट इट बिकेम ए टर्निंग पॉइंट, यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है बना वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसमें प्रोमोटेड फ्रीडम एंड इक्वलिटी एवरीवेयर, जिसमें क्या हुआ कि हर जगह पर फ्रीडम को और इक्वलिटी को प्रमोट किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द प्रोविजन ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है, 1804 का जो सिविल कोड है इसको हमें मेंशन करना है। ये नेपोलियनिक कोड है ना, 1804, 1804 में जब उसने बनाया था, तो इसमें इसने कुछ आइडियोलॉजीज दी थी अपने बेसिस पर, वो क्या क्या थे इसमें हमको समझना है। तो द सिविल कोड ऑफ 1804 आल्सो नोन एज द नेपोलियन कोड, यानी कि सिविल कोड 1804 को हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं, was introduced by नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। It had several important provisions, इसके कुछ important provisions हैं। फर्स्ट, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि ऑल सिटीजन्स वर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि कानून की नजर में सब सिटीजन्स क्या है, इक्वल है। देयर वर नो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यहाँ पर किसी को भी बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेज नहीं दिए गए जाएंगे, है ना। जैसे पहले था, क्या था कि जो फ्रांस था, वहां पर 3 स्टेट में सोसाइटी का डिवीजन था, है ना। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो पर्सन थे वो टैक्स पे नहीं करते थे, क्योंकि उनको ये प्रिविलेजेस बर्थ से दिए जा रहे थे कि भाई वो टैक्स पे नहीं करेंगे थर्ड स्टेट वाले, ठीक है। तो अब नेपोलियन ने क्या काम करा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी क्या है, इक्वल है ना, ऑल सिटीजन्स बार इक्वल, यानी कि सभी को टैक्स पे करना पड़ेगा, किसी को भी बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, सेकंड, राइट टू प्रॉपर्टी, द कोड गारंटी द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये कोड जो है गारंटी देता है, किसकी गारंटी देता है, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा की जाएगी, उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। थर्ड, एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम, इसमें क्या हुआ कि जो फ्यूडल सिस्टम था उसका एंड किया गया, फ्यूडल प्रिविलेजेस एंड ओब्लिगेशंस वर एबोलिश्ड, ठीक है, जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे एंड ओब्लिगेशंस थे वो अबोलिश कर दिए गए, उनको हटा दिया गया। इम्प्रूव कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया गया, इससे क्या होता है, मेक कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर, इससे क्या हुआ कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बेटर हुआ, वो अच्छा हुआ। टू कनेक्ट ऑल पीपल्स, लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए,
कल्चर्स को एंड मार्केट को, यानी कि इन सभी को आपस में कनेक्ट करने के लिए उसने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेटर किया। ठीक है, यानी कि जब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा रहेगा तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है इंक्रीज होते हैं, यानी डेवलपमेंट आपका बढ़ जाता है किसी भी नेशन का। ठीक है, क्योंकि लोगों के आपस में कनेक्ट होने से एक तरीके से जो हमारी इकोनॉमी है वो भी इंक्रीज होती है। अगला क्या क्या इसमें, इक्वल वेट मेजरमेंट सिस्टम, यानी कि पहले जो था कि वेट जो था सभी जगह पर डिफरेंट डिफरेंट था। मतलब अगर हम 3 रीजन्स की बात करें तो अगर आप कोई भी एक थिंग लेते हैं, कोई भी एक चीज लेते हैं, तो यहाँ पर उसका वेट कुछ और बताया जा रहा है, यहाँ पर कुछ और बताया जा रहा है, यहाँ पर कुछ और बताया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक वेट की प्रॉब्लम आ जा रही है कि कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ और, तो इस तरीके से ट्रेड करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी पर्सन किसी मान लीजिए किसी ग्रेन है कोई भी, है ना, उसको सेल कर रहा है, तो हर जगह पर वेट डिफरेंट होने से उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस ये सब भी चेंज हो जाता है। तो इसने क्या किया कि भाई सभी क्या करेंगे, इक्वल वेट मेजरमेंट सिस्टम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वल वेट मेजरमेंट सिस्टम लेंगे। दी कोड मेक ट्रेड इजियर, यानी कि इससे क्या हुआ, जो ट्रेड था वो इजी हुआ, इजी बना, एंड रिड्यूस वेट कंफ्यूजन प्रॉब्लम, वेट कंफ्यूजन जो प्रॉब्लम थी वो भी रिड्यूस हुई। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म करेंसी। नेपोलियन इंट्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म करेंसी, नेपोलियन ने क्या करा कि एक यूनिफॉर्म करेंसी को इंट्रोड्यूस किया थ्रू आउट हिज टेरिटरी टू मेक ट्रेड इजियर, अपनी पूरी टेरिटरी में, जिससे कि ट्रेड आसान हो सके। यानी कि पहली जो करेंसी थी वो अलग अलग टाइप की करेंसी होती है, जैसे मान लीजिएगा अगर आप 10 रुपीज की बात करें तो कहीं पर 10 रुपीज की वैल्यू 10 ही है। अगर मान लो किसी दूसरी कंट्री में गए तो ये 10 रुपीज की वैल्यू आपकी कम होगी, मान लो 5 रुपीज, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि 10 रुपीज में 10 टॉफीज मिलती है ना, कहीं किसी एक स्टेट में, जबकि किसी दूसरे स्टेट में 10 रुपए में 5 टॉफीज मिल रही है। ठीक है, लेकिन जो उसका प्रोडक्शन कर रहा है वो एक सेम कंपनी कर रही है और चार्ज भी सेम आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 10 रुपीज में ज्यादा मिल जा रहा है, यहाँ पर 10 रुपीज में कम मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम को इसने दूर किया, क्या करके, यूनिफॉर्म करेंसी करके। Next question, explain the objective of the Vienna Treaty of 1815, describe its main proposals and arrangements। यहाँ पर अब जब वियना ट्रीटी हुई 1850 में, तो इसमें कुछ मेन प्रोपोजल्स एंड अरेंजमेंट किए गए थे, वो क्या क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वियना ट्रीटी ऑफ 1815, द ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइन आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। ठीक है, 1815 में जब नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया, उसको हरा दिया गया, तो वियना में एक साइन किए गए थे, द ट्रीटी ऑफ वियना पर साइन किए गए थे। द मेन ऑब्जेक्ट, जिसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके, कि टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, यानी कि जो भी ऑर्डर दिए थे यूरोप में इसने, नेपोलियन ने, ठीक है, उनको रिस्टोर किया जाए, यानी कि इसके ये ऑर्डर फॉलो नहीं किए जाएंगे। जैसे मैंने बताया था आपको 1804 का सिविल कोड, अब उसमें जो भी उसने रिफॉर्म्स किए थे उनको हटा दिया गया। टू प्रिवेंट द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म, इसमें क्या किया गया, जो नेशनलिज्म के राइज को और लिबरलिज्म को प्रिवेंट किया गया, रोक दिया गया कि कोई भी जो है नेशनलिज्म नहीं करेगा, ना ही कोई लिबरलिज्म उनको किसी को मिलेगा। टू मेंटेन पीस एंड स्टेब्लिश ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग यूरोपियन कंट्री, यानी कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उसमें पीस को मेंटेन करने के लिए, पावर के बैलेंस को स्टेब्लिश करने के लिए ये ट्रीटी की गई थी, है ना। इसमें ट्रीटी में ये भी कहा गया कि हम क्या करेंगे, पीस यानी कि शांति कायम करेंगे, यहाँ पर शांति बनाए रखेंगे, और जो पावर का बैलेंस है उसको भी स्टेब्लिश करेंगे। टू अंडू द चेंज ब्राउड बाय नेपोलियन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन नेपोलियन जो भी चेंजेस किए थे वो सब अंडू कर दिए गए, है ना। अंडू मतलब दोबारा सभी को हटा दिया गया एक तरीके से। आप समझ लेते हैं इसमें कुछ अरेंजमेंट्स क्या क्या किए हैं। तो रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, यानी कि जो मोनार्की सिस्टम था उसको रिस्टोर कर दिया गया। मोनार्क हु हैड बीन ओवरथ्रो बाय नेपोलियन वर रिस्टोर्ड टू पावर, मोनार्क सिस्टम जो कि नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दिया था उसको दोबारा पावर में रिस्टोर किया गया, यानी कि वापस दोबारा लाया गया। सेकंड, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स, क्या क्या रीअरेंजमेंट करे गए, तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। ठीक है, इटली है इसके 3 पार्ट्स, नॉर्दर्न, मिडल एंड साउदर्न। तो जो नॉर्दर्न पार्ट था, नॉर्दर्न पार्ट को उसको ऑस्ट्रिया को पर कंट्रोल दे दिया गया। पर्सिया गॉट पार्ट ऑफ जर्मनी एंड पोलैंड,
जो जर्मनी एंड पोलैंड के कुछ पार्ट प्रुशिया को दे दिए गए। ये प्रुशिया, ये ऑस्ट्रिया सब क्या है, एम्पायर्स है, ठीक है। उस समय ये एम्पायर होते थे जहां का ये किंग होता था, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, ये एम्पायर है। रसिया गॉट मोस्ट ऑफ पोलैंड, अधिकतर जो पोलैंड का पार्ट है वो रशिया को दे दिया गया। द नीदरलैंड एंड बेल्जियम वर यूनाइटेड, और नीदरलैंड और बेल्जियम को आपस में मिला दिया गया। तो ये सभी यहाँ पर रीअरेंजमेंट्स किए गए। बीकन फ्रांस, फ्रांस बॉर्डर वर रिड्यूस, फ्रांस के बॉर्डर को रिड्यूस यानी कि कम कर दिया गया। एंड देयर प्री 1719 बाउंड्रीज, और वही अपना ली गई जो 1719 में उसकी बाउंड्रीज थी। इट हैड टू पे कंपनसेशन, जिससे उनको क्या कहते हैं, कंपनसेशन पे करना था। फॉर्मेशन ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन, इसमें क्या हुआ, एक जर्मन कॉन्फेडरेशन को फॉर्म किया गया। ए लूज यूनियन ऑफ 39 जर्मन स्टेट्स अंडर ऑस्ट्रियन लीडरशिप वाज क्रिएटेड, यानी कि जो जर्मन स्टेट थे उनके 39 जर्मन स्टेट को आपस में मिलाकर यूनियन बनाई गई, और उसकी जो लीडरशिप थी वो ऑस्ट्रिया को दे दी गई, है ना। Suppression of revolution, future revolutions and liberals movement were to be suppressed। जो future revolutions थे, भविष्य में आप revolution नहीं कर सकते, कोई movement नहीं कर सकते, उसको suppressed कर दिया गया। किसके द्वारा, by a group of power, यानी कि पावर के एक ग्रुप के द्वारा, known of the Council of Europe, जिसको Council of Europe के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने क्या किया कि भाई फ्यूचर में रिवोल्यूशन और लिबरल मूवमेंट जितने भी हो गए सबको सप्रेस कर दिया, सभी को दबा दिया, मतलब एक तरीके से कि कोई भी इस तरह का मूवमेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियल्स सपोर्टेड बाय लिबरल्स इन यूरोप। ऐसे कौन कौन से पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक आइडियल्स थे जो कि यूरोप के लिबरल्स द्वारा सपोर्ट किए गए थे। यूरोप में 3 टाइप्स के पर्संस थे, कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी थी। एक तो थी ये लिबरल्स वाली आइडियोलॉजी, ठीक है, लिबरल्स जो कि फ्रीडम वगैरह चाह रहे थे। दूसरी थी इसमें कंजर्वेटिव्स, है ना, कंजर्वेटिव्स, CONSE, कंजर्वेटिव्स, इसमें लिखने में प्रॉब्लम रहती है, चलो ऐसे समझिएगा, कंजर्वेटिव, ठीक है। और थर्ड जो थी वो थी आपकी रेडिकल्स। तो इस 3 तरह की आइडियोलॉजी थी उस समय नेशनलिज्म के टाइम पर। तो यहाँ पर जो है वो यूरोप में जो लिबरल्स हैं, ठीक है, इनकी बात करी जा रही है। तो इनका फर्स्ट है आपका पॉलिटिकल आइडिया क्या क्या थे। गवर्नमेंट बाई कंसेंट, पीपल शुड हैव देयर राइट टू चूज देयर लीडर, यानी कि ये चाह रहे थे कि पीपल शुड हैव टू द राइट टू चूज, यानी कि पीपल्स को, रूलर को चूज करने का राइट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हो। तो रूल शुड बी बेस्ड ऑन ए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म की जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हो, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस होनी चाहिए, ठीक है। अपनी तरफ से नहीं कि कुछ भी कह दिया, सब कुछ भी ऑर्डर दे दिया, ऐसा नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसी के बेसिस पर आप ऑर्डर देंगे, वही उसी के बेसिस पर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाए जाएंगे। सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी कि जो पावर है वो सेपरेट होनी चाहिए, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में, और ये सभी कैसे होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच, यानी कि प्रेस और स्पीच की फ्रीडम होनी चाहिए, लोगों को किताबें छापने, है ना, बुक्स प्रिंट करने, न्यूज पेपर प्रिंट करने, उसमें जो भी न्यूज प्रिंट करनी है उसकी फ्रीडम होनी चाहिए। लोगों को अपनी बात कहने का राइट होना चाहिए, स्पीच की भी फ्रीडम होनी चाहिए। इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है, एंड पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये जो थे वो पॉलिटिकल आइडियाज थे। नेक्स्ट हमारे सोशल आइडियल्स, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन क्लास, बर्थ एंड प्रिविलेज, यानी कि क्लास के, बर्थ के या प्रिविलेजेस, इनके बेसिस पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन, सभी क्या हो, इक्वल हो। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, जो भी एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस थे उनको एंड कर दिया गया, और कहा गया कि ऑल सिटीजन शुड बी हैव इक्वल राइट, यानी कि सभी को, जितने भी सिटीजन होंगे सभी को क्या होंगे, इक्वल राइट्स होंगे। सम लिबरल्स डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल सफरेज, अब क्या हुआ, इनमें से कुछ लिबरल्स ऐसे जो यूनिवर्सल सफरेज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब ये है कि सभी को वोट देने का राइट हो। तो ऐसा, ये कुछ लिबरल ऐसे जो ऐसा नहीं चाहते थे इनिशियल, जबकि वो ये चाहते थे
कि वोटिंग राइट्स ओनली फॉर प्रॉपर्टी ओन मैन, यानी कि वोटिंग राइट्स केवल उनको होना चाहिए जिसके पास में प्रॉपर्टी है ना, जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट कर सकता है। तो इस तरह का सोशल आइडियल्स थे इनके। अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिक आइडियल्स क्या है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, नो इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन द ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी कि ट्रेड में और इंडस्ट्री में कोई भी स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टेट कुछ ज्यादा रूल्स वगैरह यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन का राइट होना चाहिए। फ्री ट्रेड एंड रिमूवल ऑफ टैरिफ, अब फ्री ट्रेड क्या होना चाहिए, फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड का मतलब क्या है कि भाई जब ये जो टैरिफ्स है, जो टैक्स है, अगर वो रिमूव कर दिया जाए तो उसको फ्री ट्रेड कहा जाएगा। तो इस तरीके का इनकी डिमांड थी कि ये भी चीज होनी चाहिए कि फ्री ट्रेड हो, है ना, किसी टाइप का टैक्स ना लगे। इससे क्या था, टू एनकरेज कंपटीशन एंड ग्रोथ, इससे जो कंपटीशन एंड ग्रोथ है वो एनकरेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ द आइडिया नेशन, ठीक है, कि कल्चर में जो नेशन का आइडिया है, नेशन के आइडिया को क्रिएशन करने में, बनाने में किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूरोप में। तो कल्चर प्ले ए वाइटल रोल इन शेपिंग ऑफ आइडिया ऑफ नेशन इन यूरोप बाय क्रिएटिंग ए कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब कॉमन आइडेंटिटी का यूज करके इन्होंने जो कल्चर है, ठीक है, कल्चर है वो एक तरीके से वाइटल रोल प्ले करता है अमंग पीपल, लोगों में, हु शेयर द सेम हिस्ट्री, जो सेम हिस्ट्री को शेयर करते हो, लैंग्वेज को, ट्रेडिशंस को एंड वैल्यूज को शेयर करते हो। जैसे यहाँ पर पॉइंट्स में समझेंगे, लैंग्वेज एज ए यूनिफाइंग फोर्स, लैंग्वेज का है एक तरीके से यूनिफाइंग फोर्स, यानी कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसी को अपना बनाने में, किसी को दूर करने में लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वैसे ही है कि अगर सेम लैंग्वेज है लोगों की तो वो लोग ज्यादा अटैच करते हैं एक दूसरे से। तो वही हुआ इसमें कि कॉमन लैंग्वेज हेल्प पीपल फील ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, है ना, जो कॉमन लैंग्वेज थे, बोलने वाले लोग थे, उसने लोगों को हेल्प किया किसमें, फील ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि किसी एक जगह आपस में बिलोंगिंग के सेंस को फील करने में हेल्प की। जैसे फॉर एग्जांपल इन जर्मनी में जो जर्मन लैंग्वेज थी वो बोली जाती है, उसका प्रमोट किया जा रहा था, हेल्प यूनाइट डिफरेंट रीजन, जिससे जो अलग अलग रीजन थे उनको यूनाइट करने में हेल्प हुई, ठीक है, उनको जो डिफरेंट रीजन थे उनको यूनाइट करने में हेल्प हुई इससे। फोक सॉन्ग्स, पोएट्री एंड स्टोरीज, कल्चर फोक सॉन्ग हुए, लोकगीत हो गए, पोएट्रीज हो गई, कविताएं एंड स्टोरी, कहानियां, ये सब चीजें हो गई, इनसे भी क्या हुआ, इन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तो ये भी एक कल्चर का पार्ट ही है। तो कल्चर एक्सप्रेशन सेलिब्रेटेड शेयर हिस्ट्री एंड हीरोज, ये जो कल्चरल का ये एक्सप्रेशन करने का तरीका था, ये सेलिब्रेट करने का तरीका एक्चुअली जो हिस्ट्री है, हीरोज है ना, उनको शेयर करने का तरीका है कि उनको भी पहचानो, जानो कि ये सब क्या उन्होंने कैसे कैसे किया। स्ट्रेंथिंग नेशनल प्राइड, इसने जो नेशनल प्राइड थी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, स्ट्रेंथिंग कर दिया उसको, मतलब मजबूत बनाया नेशनल प्राइड को। आर्ट एंड म्यूजिक, पेंटिंग एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द ग्लोरी ऑफ द नेशन, पेंटिंग और म्यूजिक ने जो नेशन की ग्लोरी थी, नेशन की जो चमक है उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प की। एंड इट्स पीपल स्ट्रगल, और जो वहाँ के जो पीपल थे उनके स्ट्रगल को भी बताया एक तरीके से, जिससे इंस्पायरिंग यूनिटी, इससे क्या हुआ कि यूनिटी करने के लिए इंस्पायर हुए लोग। हिस्टोरिकल एंड नेशनल सिंबल, द यूज ऑफ नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग का यूज किया, एम्बलम्स का, प्रतीकों का यूज किया, पर्सोनिफिकेशंस का यूज किया गया, ठीक है, इससे भी लोगों में नेशनल फीलिंग राइज हुई। जैसे कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जैसे जर्मेनिया और मारियाना क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, इससे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन क्रिएट होता है टू द आइडिया ऑफ नेशन, नेशन के आइडिया के लिए। जैसे अब भारत माता, इंडिया में क्या होना है, भारत माता, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हमारा और नेशन का आपस में, है ना, भारत माता के थ्रू। व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल ऑफ यूरोप, वुमेन्स का नेशनल यूरोप के नेशनलिस्ट स्ट्रगल में क्या रोल था, ठीक है, ये हमको यहाँ पर बताना है कि किससे कैसे इन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई है। तो वुमेन प्लेड एन एक्टिव एंड इम्पोर्टेंट रोल, वुमेन ने एक एक्टिव और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट में ऑफ 19th सेंचुरी में, कहाँ पर, यूरोप में। इवन तब दे वर लार्जली डिनाइड पॉलिटिकल राइट, और तब क्या, जब उनको पॉलिटिकल राइट से डिनाई किया गया था, है ना, उनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिए गए थे, तभी भी तब भी उन्होंने एक अपना रोल प्ले किया था।
फर्स्ट क्या क्या, पार्टिसिपेशन इन प्रोटेस्ट एंड अपराइजिंग, उन्होंने प्रोटेस्ट में अपराइजिंग में आगे बढ़ने में पार्टिसिपेशन किया। वुमेन टुक पार्ट इन मास प्रोटेस्ट, यानी कि जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट थे उसमें वुमेन ने पार्ट लिया। रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज करी एंड इवन आर्म स्ट्रगल भी किया, यानी कि हथियार वगैरह भी उन्होंने उठाए। दे जॉइन मैन इन डेमोन्स्ट्रेशन एंड पैट्रियट मूवमेंट्स, उन्होंने मैन को ज्वाइन किया डेमोन्स्ट्रेशंस में और पैट्रियोटिक मूवमेंट्स में, यानी कि जो देश किसी भी नेशन से रिलेटेड जो मूवमेंट्स थे उसमें उन्होंने मैन के साथ में ज्वाइन भी किया। स्प्रेडिंग नेशनल आइडिया, यानी कि नेशनल आइडिया को स्प्रेड क्या फैलाया। वुमेन रोट नेशनल लिटरेचर, वुमेन ने नेशनल लिटरेचर लिखे, सॉन्ग्स लिखे, पोएम्स लिखी, जिससे लोगों में नेशनल फीलिंग अवेक हो सके, यानी कि जाग सके। एंड इंस्पायर पीपल, और लोग क्या हो, इंस्पायर हो। सपोर्ट्स रोल, दे प्रोवाइडेड फूड, उन्होंने फूड प्रोवाइड किया, शेल्टर्स प्रोवाइड किए, नर्सिंग केयर प्रोवाइड की, किसको की, वाउंडेड रिवोल्यूशनरी, क्योंकि ऐसे रिवोल्यूशनरी जो घायल हो गए थे उनको नर्सिंग केयर, उनको शेल्टर, उनको फूड, ये सब प्रोवाइड किए। दे ऑल्सो हेल्प इन रेजिंग फंड, यानी कि फंड को बढ़ाने में भी उन्होंने हेल्प की। एंड सीक्रेटली ट्रांसपोर्टिंग मैसेज, और साथ में क्या किया कि जो मैसेज है उसको सीक्रेट ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प की थी। मतलब एक जगह की जो भी जानकारी थी, सीक्रेट जानकारी, वो एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचाई, ताकि जो उनकी आर्मी है उसको हेल्प मिल सके। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, क्या किया गया इसमें, वुमेन फॉर्म देयर ओन क्लब्स, वुमेन ने अपने क्लब्स बनाए एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए टू डिमांड नेशनल इंडिपेंडेंस, किसके लिए, नेशनल इंडिपेंडेंस की डिमांड के लिए, और उसके बाद में इक्वल राइट्स की डिमांड के लिए। तो उन्होंने अपने अपने क्लब बनाए, अपने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, जिससे कि नेशनल इंडिपेंडेंस की और इक्वल राइट्स की डिमांड उनकी पूरी हो सके। सिंबल ऑफ द नेशन, in many countries women were used as symbolic representation of the nation, यानी कि बहुत सारी कंट्रियों में नेशन के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में वुमेन्स का यूज किया गया है ना। एग्जांपल मारियाना फ्रांस में, जर्मेनिया इन जर्मनी में। जैसे मैंने बताया था आपको कि भारत में कौन है, भारत माता, ऐसे ही क्या एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, या कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशंस है। ठीक है, ये सब किसको ये सब जो है वो आपके एक तरीके से किसी भी नेशन को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज द सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वेशन ऑफ यूरोप, कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ ने सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वेशन को यूरोप में चेंज किया, है ना। तो इन्होंने कैसे चेंज हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या क्या बदलाव हमको देखने वहां पर मिलते हैं। तो सोशल चेंजेस क्या क्या हुए देखो। राइज ऑफ द वर्किंग क्लास, जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, इसकी ग्रोथ होनी शुरू हुई, तो इससे जो वर्किंग क्लास थी, यानी कि जो कंपनीज है, फैक्ट्री है, उनमें जो काम करने वाले लोग थे वो राइज होना, यानी कि वो बढ़ने शुरू हुए। तो ए न्यू इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास इमर्ज, क्या सामने आई, एक नई वर्किंग क्लास हमारे सामने आती है, लिविंग इन सिटी, जो शहरों में रहती थी, एंड वर्किंग इन फैक्ट्री, और फैक्ट्री में काम करती थी अंडर पुअर कंडीशंस में। ठीक है, क्योंकि वहां पर इतने उस समय इतने रूल्स किसी भी जो भी एम्प्लॉय वहां पर वर्क कर रहा है उसके लिए ज्यादा सेफ्टी रूल्स नहीं थे, यानी कि उसके लिए ज्यादा सेफ्टी नहीं होती थी उस समय, है ना, कि उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता था। तो इसलिए यहाँ पर अंडर पुअर कंडीशन में कहा गया है। ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास, क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास है उसकी ग्रोथ हुई। ए वेल्थी एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो वेल्थी यानी कि जिसके पास में प्रॉपर्टी थी, एजुकेटेड थी, तो ऐसी मिडिल क्लास जैसे फैक्ट्री ओनर हो गए, मर्चेंट्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ग्रू स्ट्रोंगर, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, एंड बिगेन डिमांडिंग पॉलिटिकल राइट, और उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड शुरू कर दी। ठीक है, अर्बनाइजेशन क्या होता है, जब किसी भी सिटी में जो सिटीज का साइज है वो इंक्रीज होना शुरू होता है, तो उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, यानी कि बाहर से लोग आकर यहाँ पर स्टे करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो सिटी है उनका जो साइज है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज की रैपिड ग्रोथ, तेजी से ग्रोथ होने लगी एज पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया, जो पीपल्स थे वो कहाँ से आने लगे, रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण एरिया से लोग मूव करने लगे थे टू वर्क इन इंडस्ट्री, क्या करने के लिए, इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए।
देखो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या करा, अर्बनाइजेशन को भी स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, है ना। मिडिल क्लास को की ग्रोथ करी है, वर्किंग क्लास हमारी निकल के सामने आई है। और एक चीज और हुई है, वो है क्लास डिवीजन। क्लास डिवीजन में क्या हुआ भाई, एक गैप हो गया। गैप किस किस में हो गया, तो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट और पुअर वर्कर्स में एक गैप बन गया, बहुत ज्यादा बड़ा गैप बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि जो रिच लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो और भी ज्यादा रिच होते गए। और मैंने आपको बताया था कि क्योंकि पुअर कंडीशंस थी, है ना, तो पुअर कंडीशन से उनको पूरे वेजेस नहीं मिलते थे, मजदूरी पूरी नहीं मिलती थी, है ना। जो वर्किंग आवर्स थे वो भी काफी ज्यादा थे। तो जो पुअर वर्कर थे वो बेचारे और भी पुअर होते चले गए। तो इस बीच में पुअर लोगों का और जो रिच लोग हैं उनके बीच में गैप बढ़ता चला गया, लीडिंग टू क्लास कन्फ्लिक्ट। इससे जो क्लास कन्फ्लिक्ट थे वो स्टार्ट हो गए। एंड डिमांड फॉर रिफॉर्म्स, और किसकी डिमांड शुरू हो गई, रिफॉर्म्स यानी कि सुधार की डिमांड शुरू होने लगी। अब ये जो थे हमें, वो थे आपके सोशल चेंजेस। अब यहाँ पर समझ लेते हैं पॉलिटिकल चेंजेस में क्या क्या हुआ। तो डिमांड फॉर पॉलिटिकल राइट, लोगों की डिमांड किसके लिए हो गई, पॉलिटिकल राइट्स की। जैसा भी बताया कि मिडिल क्लास सामने आ गई थी, इसने डिमांड रखी थी कि हमें पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। और क्या होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहिए इनको, है ना। इनकी डिमांड क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की, कि ऐसी गवर्नमेंट हो जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड हो। रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनको रिप्रेजेंटेशन की या फ्रीडम की, सॉरी स्पीच की फ्रीडम भी होनी चाहिए। वर्कर मूवमेंट्स, लोगों ने वर्कर मूवमेंट स्टार्ट कर दिए, आंदोलन वगैरह शुरू कर दिए। वर्कर फॉर्म यूनियंस, जो वर्कर्स थे उन्होंने यूनियंस फॉर्म शुरू कर दिया। एंड स्टार्ट रिवोल्ट, और क्या करना था, जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट कर दिया। डिमांडिंग बेटर वेजेस, उनकी डिमांड थी कि बेटर वेजेस मिले, यानी कि अच्छा वेतन मिले, वर्किंग कंडीशन अच्छी मिले, एंड वोटिंग राइट्स मिले। तो ये सब इनकी डिमांड थी। तो वर्कर, इसके लिए इन्होंने, वर्करों ने मूवमेंट शुरू कर दिए। इमरजेंस ऑफ आइडियोलॉजीज, आइडियोलॉजी का इमरजेंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू न्यू आइडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक नए आइडिया को लीड किया, लाइक लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म विच चैलेंज मोनार्की एंड फ्यूडलिज्म, जो कि मोनार्की और फ्यूडलिज्म सिस्टम के लिए एक चैलेंज बन गया। ठीक है, इस तरह के जो आइडियाज थे कम्युनिज्म के, सोशलिज्म के, लिबरलिज्म के, तो ये इनके लिए एक चैलेंज बन गए। नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो हम समझ लेते हैं कैसे कैसे इटली का। तो अ लॉन्ग टाइम एगो, एक लंबे समय पहले, इटली वाज नॉट वन कंट्री, इटली जो था वो एक ऐसे वन कंट्री नहीं था। इट वाज लाइक ए पजल, ये किसकी तरह था, एक पजल की तरह था। जैसे उसमें पजल में टुकड़े टुकड़े रहते हैं जगह जगह पर, उनको हमें आपस में जोड़ना होता है, वैसे ही ये थे। तो विथ मैनी स्मॉल किंगडम, पजल की तरह था, और पजल में कैसे स्मॉल किंगडम है वैसे था। ईच विथ इट्स ओन रूलर, और हर एक जो उसके किंगडम्स थे उनका एक रूलर हुआ करता था, एक राजा समझ लीजिएगा, किंग होता था, है ना, जो वहां पर कंट्रोल करता था। देन केम ए ड्रीमर नेम जूसेपे मैजनी, एक ड्रीमर आया जिसका नेम था जूसेपे मैजनी। ही बिलीव इटली शुड बी वन स्ट्रॉन्ग, उनका एक विश्वास था कि इटली को एक वन स्ट्रॉन्ग नेशन होना चाहिए, वन स्ट्रॉन्ग नेशन होना चाहिए, एक मजबूत एक राष्ट्र होना चाहिए। ही फॉर्म ए ग्रुप, तो उन्होंने एक ग्रुप को फॉर्म किया जिसका नेम कोल्ड यंग इटली, एंड टोल्ड पीपल टू राइज अप एंड फाइट फॉर यूनिटी। उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया, यंग इटली करके एक एसोसिएशन फॉर्म की, और इसमें पीपल्स को बताया कि राइज अप उठिए एंड फाइट फॉर यूनिटी, और यूनिटी के लिए फाइट कीजिए, मतलब अपने इटली को यूनाइट करिए। मैनी यंग पीपल ज्वाइन, बहुत सारे यंग पीपल ने इसको ज्वाइन किया। बट हिज अर्ली रिवोल्ट्स फेल, लेकिन जो उनके जो पहले रिवोल्ट्स थे वो फेल हो गए। स्टिल ही प्लांटेड द सीड ऑफ नेशनलिज्म, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नेशनलिज्म का सीड है वो किसने डाला, प्लांट किया, तो वो जोसेफे मैजनी ने, है ना, इन्होंने ही प्लांट किया था। नेक्स्ट कैम एक क्लेवर लीडर, उसके बाद में एक नया क्लेवर लीडर आया, काउंट कैवूर। इनका फुल जो नेम है वो काउंट कैमिलो द कैवूर है, क्लियर है, जो फुल नेम काउंट कैमिलो द कैवूर। तो ये आइए कौन थे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पिडमोंट, यानी कि पिडमोंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे। पिडमोंट एक इटली का ही एक पार्ट है पिडमोंट, तो उसके प्राइम मिनिस्टर थे। ही वॉज स्मार्ट एंड यूज डिप्लोमेसी, बहुत स्मार्ट थे और वो डिप्लोमेसी का यूज करते थे, है ना। डिप्लोमेसी का यूज करने का मतलब होता है कि दूसरे कंट्री से कनेक्शन करके अपना काम निकालना एक तरीके से, है ना, तो ये डिप्लोमेसी का यूज करते थे। ही मेड ए सीक्रेट डील, उन्होंने क्या करी, एक सीक्रेट डील करी, किसके साथ में, फ्रांस के साथ में और ऑस्ट्रिया के साथ में फाइट की, है ना, मतलब फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया के साथ को फाइट की। विच रूल मच ऑफ नॉर्दर्न इटली, जो कि नॉर्दर्न इटली पे रूलिंग कर रहा था। जिससे पहले मैंने पीछे भी बता रखा था कि इटली का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था, जब हम नेपोलियन वाला भी पढ़ रहे थे पीछे। यहाँ पर देख ले, ये नेपोलियन वाला जो सिस्टम देख रहे थे अभी, ये ऑस्ट्रिया टू कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली यहाँ पर था, देखे।
तो यही चीज क्या है आगे चल के ओस्ट्रिया के कंट्रोल में थी। अब इन्होंने क्या काम करा कि दे बोन एंड नॉर्दर्न इटली स्टार्टेड एट टू यूनाइट। अब उन्होंने फ्रांस के साथ में मिलकर फ्रांस के साथ में मिलकर ऑस्ट्रिया पर को फाइट कर दी, मतलब उसके अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर दिया और वो जीत गए। और जिस तरीके से उन्होंने नॉर्दर्न इटली को यूनाइट करना स्टार्ट कर दिया। फॉर इन द साउथ ए ब्रेव सोल्जर जूजिबे गैरिबाल्डी। साउथ में एक ब्रेव सोल्जर है जूजिबे गैरिबाल्डी। मार्च अक्रॉस सिसिली एंड नेपाल। इन्होंने क्या करा, सिसिली और नेपाल भी एक प्लेस है इटली के, वहां तक मार्च किया। विनिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल, लोगों का दिल जीता। इंस्टीड ऑफ कीपिंग पावर, लोगों को पावर गैरिबाल्डी इंस्टीड ऑफ कीपिंग पावर पावर दी गैरिबाल्डी डिड समथिंग ग्रेट। गैरिबाल्डी क्या थे, कुछ ना कुछ उन्होंने महान किया। ही गेव द लैंड टू द किंग ऑफ पिडमोंट। तो जो पिडमोंट था, जो पिडमोंट का इलाका था, ठीक है, वो किसको दे दिया, उसके लैंड को किंग को दे दिया। In 1861, most of Italy was united and Victor Emmanuel II became king of new country Italy। तो 1861 में अधिकांश इटली जो था वो यूनाइटेड हो चुका था और उसके जो किंग थे विक्टर इमेनुअल सेकंड बन गए थे। फाइनली इन 1870 रोम वाज एडेड एंड इट बिकेम द कैपिटल। और 1870 में रोम को भी इसमें ऐड कर लिया गया। जो बीच वाला पार्ट है, मिडल पार्ट इटली का, वो रोम है, ठीक है, तो इसको भी ऐड कर लिया गया और उसको कैपिटल बना दिया गया। आफ्टर मैनी स्ट्रगल, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद में इटली वाज वन नेशन एट लास्ट। लास्ट में आके इटली एक वन नेशन बना। इसको इसकी एक बड़ी वीडियो भी हम सेपरेट लेकर आ जाएंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। नेक्स्ट, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन। तो वंस अपॉन ए टाइम इन द 1800 में क्या हुआ, जर्मनी वाज नॉट वन कंट्री। जर्मनी में क्या था, एक कंट्री नहीं था। इट वाज ए कलेक्शन ऑफ 39 स्मॉल स्टेट नोन एज द जर्मन कॉन्फेडरेशन। ठीक है, ये जर्मन कॉन्फेडरेशन किसमें बनाया गया था, मैंने क्या बताया था कि 1815 में जब वियना ट्रीटी हुई थी तो उस समय बनाया गया था ये। तो वैसा ही था जर्मन कॉन्फेडरेशन। तो अब द पीपल शेयर द सेम लैंग्वेज एंड कल्चर। उस समय लोग दे वर रूल्ड सेपरेटली। जो पीपल थे वो सेम लैंग्वेज एंड कल्चर को फॉलो करते थे। दे वर रूल्ड सेपरेटली, लेकिन वो जो रूल्स करते थे वो सेपरेट करते थे, अलग अलग। तो 3 वॉर किए गए जिसने इसकी हिस्ट्री को चेंज किया। फर्स्ट वॉर था विद डेनमार्क, यानी कि पहला जो वॉर किया गया वो डेनमार्क। पहले जर्मन जो है ना, जर्मन, ठीक है, ये एक तरीके से समझिए प्रुशिया का, प्रुशिया है, ठीक है। पहला जो था वो प्रुशिया, प्रुशिया ही बाद में किस में चेंज हो गया, जर्मनी में। तो अगर बार बार आएगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो समझ लीजिएगा प्रुशिया का वार किसके साथ में हुआ, डेनमार्क के साथ में। कब हुआ था, 1864 में। तो बिस्मार्क जॉइन हैंड विद ऑस्ट्रिया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर टू डिफीट डेनमार्क, यानी डेनमार्क को डिफीट कर दिया, हरा दिया। एंड टेक कंट्रोल ऑफ 2 स्मॉल रीजन, स्वेल्सविंग एंड होल्स्टीन। तो उसके जो 2 पार्ट थे, 2 स्मॉल रीजन थे, स्वेल्सविंग एंड होल्स्टीन, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। सेकंड, ऑस्ट्रियन प्रेशियन वॉर। किसके साथ में हो गया, ऑस्ट्रिया के साथ में। पहले देखो इन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को डिफीट कर दिया। अब क्या करा, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट ही वॉर स्टार्ट कर दिया। तो बिस्मार्क ट्रिक्ड ऑस्ट्रिया एंड वेंट टू वॉर। बिस्मार्क ने ट्रिक किया किसको, ऑस्ट्रिया को, और वॉर कर दिया। ही डिफीट ऑस्ट्रिया इन 7 वीक, और 7 वीक्स में ऑस्ट्रिया को इन्होंने डिफीट कर दिया, हरा दिया। एंड रिमूव इट फ्रॉम जर्मन अफेयर। और जो जर्मन के अफेयर थे, जर्मन से जो भी अफेयर थे, इसके अफेयर का मतलब होता है कि इसकी जो भी कनेक्शन थे वो रिमूव कर दिए गए। देन ही यूनाइटेड द नेशन जर्मन स्टेट अंडर पर्शियन लीडरशिप। अब जो था वो जर्मन स्टेट, नॉर्दर्न जर्मन स्टेट जो थे वो यूनाइटेड हो चुके थे। और किसकी लीडरशिप में, तो पर्शियन लीडरशिप में, है ना, पर्शियन लीडरशिप में यूनाइटेड हो चुके, मतलब यहाँ का जो लीडर था वो पर्शिया हो गया था। फ्रांस पर्शियन वार, थर्ड वार हुआ 1870-71 में। किसके अगेंस्ट हो गया था, फ्रांस के अगेंस्ट। तो बिस्मार्क वांटेड साउदर्न जर्मन स्टेट टू ज्वाइन, क्योंकि नॉर्दर्न तो पहले ही हो गए, है ना, यहाँ पर बताया गया था कि नॉर्दर्न पहले हो चुके हैं। अब क्या थे, जो जर्मन स्टेट थे साउदर्न, वो भी ज्वाइन करना चाहते थे। बिस्मार्क चाहते थे कि उसको भी ज्वाइन करा जाए। तो ही यूज ए स्मार्ट ट्रिक टू एंगर फ्रांस। तो उन्होंने क्या करा, एक स्मार्ट ट्रिक का यूज किया और फ्रांस को भड़का दिया, लीडिंग टू वॉर। किसके लिए, वॉर के लिए। तो प्रेशिया वोन, प्रोसेस में भी जीत गया। एंड द विक्ट्री मेड ऑल जर्मन स्टेट प्राउड एंड रेडी टू यूनाइट। और सभी जितने भी स्टेट थे जर्मन स्टेट, वो अब प्राउड थे, रेडी थे यूनाइट होने के लिए। तो ऑन 18 जनवरी 1871 इन द पैलेस ऑफ वर्साई फ्रांस, 1871 में वर्साई के पैलेस में, फ्रांस के वर्साई का एक पैलेस है, वहां पर किंग विलियम फर्स्ट को प्रेशिया का क्राउन एम्पायर, यानी कि उनको क्राउन पहना दिया,
क्या कहते हैं मुकुट पहना दिया गया, कह सकते हैं उनको वहाँ का किंग बना दिया गया ऑफ ए यूनाइटेड जर्मनी। किसका? यूनाइटेड जर्मनी का। तो इस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन हुआ। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बाकी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी मेहनत को, और हमें बताइएगा कैसा वीडियो रहा। इसका जो अगला पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।